आज विषय है संसद बड़ी या सुप्रीम कोर्ट। यह बहस इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठाए हैं और ये तक उन्होंने कह दिया कि देश में धार्मिक और गृह युद्ध अगर भड़केगा तो इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार होगा। उनकी बहुत आलोचना भी इस बात को लेकर के हुई। खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने कहा कि पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष बहुत आक्रामक है। विपक्ष को यह कहने का एक बार फिर से मौका मिला कि बीजेपी संस्थानों पर लगाम लगाना चाहती है। एक तरीके से हर संस्थान को खत्म करने की मंशा रखती है भारतीय जनता पार्टी। यही आज की बहस का मुख्य मुद्दा है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने 2 बार एक ही कमेंट किया जो इस मामले से ही जुड़ा हुआ है। पहला कमेंट विष्णु शंकर जैन की याचिका पर हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनको अभी मुर्शिदाबाद में रखा जाए। दूसरा कमेंट OTT को लेकर याचिका पर था जिसमें अडल्ट कंटेंट रोकने की मांग की गई थी। दोनों की सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि हमारी तो पहले से ही आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है, यानी कि जुडिशियल ओवररीच जिसको कहते हैं। इस कमेंट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान और फिर निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, उन सब ने जो ये बयान दिया है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरीके से जिस तरह लगातार राजनीतिक हमले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो रहे हैं उसी का संज्ञान जस्टिस गवई ने लिया है। यहाँ एक जानकारी आपके लिए यह भी जरूरी है कि जस्टिस BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 14 मई को वो CJI की शपथ लेंगे। अब वो 2 बयान सुनिए जो इस बहस का आधार है। पहला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का और दूसरा कांग्रेस के जयराम रमेश का। भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अब टकराव सामने खुल करके आ गया है? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना अधिकार है या अवमानना? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद? क्या इन बयानों से एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की, उनको डराने की कोशिश की जा रही है? अमिताभ सिन्हा वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है वो संजीव सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK बाजपेयी मुख्य स्पोक्समैन है वो LJP के, साथ ही साथ खुद सुप्रीम कोर्ट में 1982 से प्रैक्टिस करते रहे हैं, और वरिष्ठ जर्नलिस्ट राजेश जोशी जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बाजपेयी जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट KC कौशिक भी आप जुड़ गए हैं, बस थोड़ी सी देर में उनको हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। बाजपेयी जी आपसे शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों से आप प्रैक्टिस करते आए हैं और आज ये हालत हो गई है कि लोग कह रहे हैं कि देखिए सरकार सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश करती है, भारतीय जनता पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से धमका रही है। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, देखिए हमारी पार्टी हो या बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, इस तरह की बात न कभी सोचती है न करती है। लेकिन जो व्यक्तिगत बयान उनका है दुबे साहब का, उसको हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हमको मालूम है न्यायालय की क्या सीमाएं हैं। ये कंटेम्प्ट का केस बनता है, वो कार्रवाई होगी, क्या होगा वो अलग इशू है। लेकिन उससे बड़ा मामला और बड़ा गंभीर विषय ये है, क्या सीमाएं लांघी जा रही हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान सुप्रीम है, इसमें कहीं कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन बाउंड्री सबकी बनाई गई हैं। क्या एक दूसरे की बाउंड्री को पार करने की इजाजत है? तो जवाब है कि नहीं है। क्या हुआ कि गवर्नर वाले जजमेंट में जो पादरीवाल साहब ने दिया जजमेंट,
उसमें ये हुआ है कि जो प्रोविजन संविधान का आर्टिकल 201 है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 3 पावर दी गई हैं। एक तो पहला है ये कि असेंट ग्रांट कर दें अगर कोई बिल उनके पास आता है। दूसरा है ये कि असेंट को विदहोल्ड कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज कि उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। विदहोल्ड में कोई टाइम नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सपोज टू आंसर एनीथिंग और टू एनीबडी। सर देखिए, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। अब इस पे जो राजनीति चल रही है, यही तो जो आप अभी यहाँ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना, इसी को लेकर के तो कांग्रेस बोल रही है कि आपने सीधा सीधा कोर्ट को अब बताने की शुरुआत कर दी है कि आप तो कोई जजमेंट दे ही नहीं सकते। सरकार का जो मन में आएगा वो करेंगे। गवर्नर जो है महीनों महीनों तक बैठे रहेंगे और अगर कोई भी आपको कुछ बोलेगा आप कहेंगे कि भाई ये ओवर रीच है, ये आप मेरे अधिकार क्षेत्र में अपना हाथ मत डालिए। देखिए, ये बहस कोई पहली बार नहीं हो रही है, पिछले कई सालों से ये बहस बाकायदा चल रही है। कांग्रेस जब पावर में थी तब भी ये बहस थी, उसके बाद अभी भी बहस है। और आरोप लगाना एक सीमा, जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगाने का नहीं है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये मुद्दा सरकार के किसी भी तरीके से अगेंस्ट नहीं जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज डिफाइन हो जाए। ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिबेट हुई थी उसमें सब चीज खुली हुई है। लेकिन एक बार ये फिर मुद्दा इसलिए फैलाया है कि आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कंप्लीट जस्टिस करने की जो बात है, वो कहां तक जाएगा? अच्छा, तो आप कह रहे हैं संजीव जी, यहां पर वाजपेयी जी का साफ साफ कहना है कि देखिए ये कोई एक पार्टी विशेष का तो मुद्दा है ही नहीं। ये बहस बहुत सालों से चलती आई है। जब आप भी सत्ता में थे आपको भी तकलीफ होती थी सुप्रीम कोर्ट से, तो आप भी उनको कहते थे कि देखिए ये ओवर रीच है, ये सही है, ये गलत नहीं है। इमरजेंसी का वक्त आपको याद दिलाते हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर्स की बात है। इसको ये कह देना कि भाई भाजपा यहां पर खत्म कर देगी संविधान को, या फिर एलजेपी और पूरा इनका एनडीए मिल करके कोर्ट पर दबाव बना रहा है, ये सही नहीं है। ये सिर्फ एक डिबेट चल रही है। पद्मजा जी, सबसे पहली बात यह है कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा इसके पहले चलिएगा कि जब वक्फ बोर्ड का एक रिट पिटीशन दाखिल होती है, उसके पहले इसी देश के कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने भी धमकी दी थी। आज मामला निशिकांत दुबे का नहीं है। किरण रिजिजू जी से जो शुरुआत होती है और उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमने देखा कि दिनेश शर्मा जी का बयान आया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा, हम सारे लोग यहाँ पे विद्वान लोग हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है और जिस न्यायपालिका ये बार बार कहती कि जो संविधान का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं होना चाहिए। एक आप बताइए, अगर ये गलत नहीं थे तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं? राष्ट्रीय और वो तो ये भी मान रहे थे, वो कह रहे वो उनका व्यक्तिगत बयान है। हम कोई पूरा एज ए गवर्नमेंट सरकार कोई नहीं धमकारी, कोई दबाव नहीं बना, व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे किरण रिजिजू एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में कैसे बयान दे सकते हैं, और दूसरी तरफ लगातार आप देख रहे हैं कि जो उनके खिलाफ अवमानना की बात चली, एक विधायक और वो व्यक्ति जिसके फर्जी डॉक्यूमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लताड़ा था, ऐसा व्यक्ति निशिकांत दुबे के बारे में ज्यादा आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आपके चैनलों में चीज चलिए। वो व्यक्ति कह रहा है कि देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई के ऊपर कहा जा रहा है। इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी बात कही जा रही है और उसको आप जो है पूर्व की घटना पर सोची समझी साजिश है क्या आपके हिसाब से? और किरण रिजिजू ने ऐसा क्या बोला जो आप कह रहे हैं कि वो एक तरीके से धमका रहे हैं कोर्ट को? बात यह है कि देखिए, हम जब अनुच्छेद 142 की बात करते हैं तो मेरा जस्ट इतना कहना है कि जस्टिस एबव लॉ। राम मंदिर के मुद्दे में क्या हुआ था? राम मंदिर के मुद्दे में इसी अनुच्छेद 142 का ही सहारा लिया गया था और उसी 142 के तहत अगर वक्त पे बात करती तो इनको नागवार गुजरता है। समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से आज उनके पास संसद में बहुमत है, आज उनके पास जितने भारत सरकार की जितनी ये संस्थाएं हैं पूरी तरह से कब्जा है और कहना नहीं चाहिए, आज मीडिया पूरी तरह से कब्जे में है और केवल एक जगह क्यों, न्यायपालिका पे कब्जा करना। सर, आपके पक्ष के 3 लोग बैठे हुए, चलिए ठीक है। ये आए जब मुद्दे पे, संजीव जी कह रहे देखिए हर संस्था पे आपने कब्जा कर लिया है, एक अकेला सुप्रीम कोर्ट बचा था अमिताभ जी, अब उसको भी आप अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। पद्मजा जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं एक छोटा सा इसमें एक करेक्शन आपको करूंगा।
मेरा परिचय यदि आपने दिया है स्नेह से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का परिचय से मैं अपने को डिसोन करता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और जैसा आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन को भी पता है, मैं यहाँ सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के नाते, अधिवक्ता के नाते यहाँ पर आया हूँ और कानून की व्याख्या, जो संविधान की व्याख्या है, उसके तहत मैं अपने को सीमित रखूँगा। देखिए, इसमें निशिकांत जी ने क्या कहा या कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं महानुभाव, उन्होंने क्या कहा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। यहाँ पर विषय स्पष्ट है, जो आपने बहुत सुंदर तरीके से जो अपने फ्रेम किया है अपने प्रोग्राम को, कि न्यायपालिका या संसद, उसमें आपस में कौन बड़ा है। मेरा मानना है इसमें ये नहीं, पर अमिताभ जी इनका जवाब दीजिए ना, इनका जवाब दीजिए, क्योंकि आज डिबेट अमिताभ जी, अगर मैं आपको एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूं, कांग्रेस, आरजेडी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका आज भय सिर्फ एक है कि एक अकेली संस्था जिससे आप थोड़ा सा डरते हैं, उनको आप किसी तरीके से अब धमकाकर, डराकर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ना, सब पे कब्जा हो गया, एक अकेला सुप्रीम कोर्ट बचा था, बस उनको भी आपने कह दिया कि ज्यादा मत बोलो। मैं आपको इस विषय के जवाब देने के लिए मैं प्राधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी, आप पूछ रही हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा इसका जवाब देने का। मैं कह रहा हूँ कि जब संविधान में वर्णित है आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361 कहता है, यदि आप कहेंगे तो मैं उसको शब्दशः भी पढ़ दूंगा, लेकिन उसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो भी संवैधानिक पद हैं, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके किसी भी कार्य के बारे में कोई भी उसका न्यायालय में उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसको चैलेंज नहीं किया सकता। 361 आज आप कहीं भी पढ़ लीजिए। अब 361 के ऊपर में यदि न्यायपालिका ने, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है 361 के ऊपर में वो कोई ऑर्डर पास करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ 361 को वो ख़त्म करते हैं। बहुत से ऐसे अनुबंध हैं, अनुच्छेद हैं जिसको संविधान में ख़त्म किए गए हैं। कभी संसद ने ख़त्म किया है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। 377 सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़त्म किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपत्ति है तो ख़त्म कर दो। दूसरी बात, जहाँ तक कि इसको डराने की बात है, देखिए, मैं बहुत ही संवेदनशीलता से बोलना चाहता हूँ कि 2018 में एक हमारे, और मैं न्यायपालिका के एक सदस्य के नाते बोल रहा हूँ कानून के क्षेत्र में, सिटिंग सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो उस वक्त थे कार्यरत, उनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया और राज्यसभा में दिया। 50 लोग हस्ताक्षर चाहिए, उन्होंने 62 या 63 दिया, उसमें से 7 और फेक सिग्नेचर्स थे या रिटायर्ड लोगों के सिग्नेचर थे, लेकिन 62 लोगों का सिग्नेचर से वो प्रस्ताव दे दिया उन्होंने। और महाभियोग भी क्या, तो भ्रष्टाचार और बहुत सारे ऐसे हीनियस क्राइम्स। मैं बताना चाहता हूँ, उस समय एक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के और न्याय व्यवस्था के एक कार्यकर्ता के नाते हम लोग को शर्म आई थी कि क्या इतनी ज़्यादा राजनीतिक गिरावट आ सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी को, कि वो महाभियोग, और बाद में उस महाभियोग को इस डर से कि वो गिर जाएगा, उन्होंने वापस भी ले लिया। इसका मतलब क्या है कि स्पिट एंड रन, थूको और भागो। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास तो इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब इमरजेंसी में उन्होंने पूरे के पूरे न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, उन्होंने दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस को, जब जो बोनाफाइड जो बनने वाले थे, उनको उन्होंने सुपरसीड करके और जूनियर जजेस को बनाया था और पूरे तरीके से न्यायपालिका को अपने मुट्ठी में रखा था। किसी भी विपक्षी पार्टी को ये अधिकार नहीं है, न ही नैतिक न ही वास्तविक, कि वो न्यायपालिका के बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी करे कि हम तो न्यायपालिका के सेवियर हैं, हम उनके बचाने वाले। मुझे इस बात से आपत्ति है। अब मैं बात करता हूँ, नहीं अमिताभ जी, आपने जो बात कही है ना, उसी को थोड़ा एक्सपैंडेड सवाल वापस संजीव जी जवाब दे दे, क्योंकि ये जो तर्क उठाया जा रहा है, ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी दिया है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, जो भी निशिकांत दुबे ने बोला है वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे अवसर गिनाए। अगर हम दिखा दें वो ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी। जस्टिस रंजन गोगोई, उनकी मैं भी तो वही कर रहा हूं, हाँ, उनकी क्रिटिसिज्म की गई थी संजीव जी। जस्टिस अरुण मिश्रा, उनको टारगेट किया गया था उनके फैसलों के लिए और ये कहा गया था कि भाई वो कुछ लोगों के बहुत करीब है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने तो क्योंकि एक पूजा में प्रधानमंत्री को बुला लिया था, उनकी भी निंदा की गई थी। तो अब आप कह रहे हैं कि भाई जुडिशरी पर बीजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है। आपने भी तो कितने जजेस के खिलाफ उनको आपने क्रिटिसाइज किया है, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर के आए। तो सुविधा के हिसाब से ये नहीं कह सकते ना कि जुडिशियल फ्रीडम होनी चाहिए, बट जब हमें पसंद हो तब।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पे बौखलाई क्यों हुई है? मैं बार बार इस पे सवाल उठा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, अगर धनखड़ साहब की बात करूं तो एक चुनी हुई सरकार को लगातार किस तरह से आपने देखा पश्चिम बंगाल में परेशान किया था। यही धनखड़ साहब आप जब राज्यसभा में एक उपराष्ट्रपति के रूप में आते हैं, देश के कितने सांसदों को आपने देखा कि जो है सीधे निलंबित कर दिया पिछले सत्र में, और पिछले जो है लोकसभा आपके संसद के सत्र में। तो मैं बार बार जो आज की बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हमले, ये सब बहुत बड़े हैं। पद्मजा जी, गृह युद्ध की बात की जा रही है। ऐसा कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, और सीधे सीधे उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और उसके बाद एक होड़ सी लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो इस पे मेरा ये कहना है कि अगर आज आपने देखा कि जजेस ने क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन की बात करें, तो उन्होंने कहा साहब हमारे ऊपर तो पहले से ही आप जो है लगातार जो है आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। तो अगर इस पे हम बार बार अगर पुरानी बातों को लेकर चलेंगे तो पुराने मुद्दे बहुत से हैं। देश वर्तमान स्थिति में जहां देश भविष्य की मुझे लगता है कि उसके बारे में सोच रहा है, और आज आपकी डिबेट उस पे है। अगर इन सारी चीजों को अगर इनकार करके आप बोल तो नहीं पा रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कि ये बताइए क्या ये अवमानना के शब्द हैं कि नहीं? निशिकांत दुबे जी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हम सब बिल्कुल जानते हैं कि 1971 जो हमारा, नहीं, वो तो वाजपेयी जी भी ने बोला है, उन्होंने कहा है कि ये फैसला कोर्ट करेगी, अब उसके आगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है खुद को। विपक्ष बोलता है वाजपेयी जी एक चीज है, सरकार में रह करके कोई पार्टी अगर इस तरीके के भाषण दे, और सिर्फ चलिए निशिकांत दुबे उनका वो पर्सनल ओपिनियन है, वाइस प्रेसिडेंट ने भी तो यही बात की है ना, उन्होंने भी तो ओवर रीच की बात की है। क्यों नहीं कह सकते? तो ये ट्रेंड हो गया ना भाई, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है ना। मेरा व्यू ये है कि ओवर रीच है, आपका व्यू है कि ओवर रीच नहीं है। तो ये तो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना। नहीं, पर अगर ऐसी अथॉरिटी पे बैठा हुआ कोई कहता है तो कल जज भी सोचेंगे ना। जैसे कि आज जस्टिस गवाई ने बोला कि भाई हम भी सोचने को मजबूर हैं कि भाई अगर हम आज ये कदम उठाएंगे तो कल को कोई नाराज ना हो जाए, कल को कोई ये ना कह दे कि भाई आप ओवररीच कर रहे हैं। एक बात सुनिए, ये कोई डिबेट पहली बार नहीं हो रही है। एनजीएसी पे भी डिबेट हुई थी, कॉलेजियम पे भी डिबेट होती है। आपको याद है जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, तब भी डिबेट स्टार्ट हुई थी। तो ये तो सरकारें करती है कॉन्स्टिट्यूशनल। ये बताइए ना, पिछड़ा ये जगमोहन सिन्हा कौन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट करती है? राजेश जी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अगर आपने मेरी तरफ सवाल पूछा है तो मैं अपनी 2 मिनट में अपनी बात कहता हूं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की साख जो है वो दांव पे है। सुप्रीम कोर्ट यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 रुपए का जुर्माना लगाया था, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जुर्माना प्रशांत भूषण ने दिया था। सुओ मोटो उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया था, क्योंकि प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था सीजेआई के बारे में, कहा था 4 सीजेआई डेमोक्रेसी को या जुडिशरी की साख को दांव पे लगाए हुए हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे को नहीं तलब करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट खोखला साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब अपनी साख को बचाने की बात है। रही बात इनकी कि ये बहस तो पहले भी होती रही है, तो ये क्या है, मथनी मथी जा रही है कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो निशिकांत दुबे हमारे मित्र हैं, ये निशिकांत दुबे आप ये 4 बार के सांसद हैं, और 4 बार के सांसद 50% वोट जीत करके आए हैं। इससे पहले 56% वोट लेकर के आए थे। इनका कोई असर है अगर ये अटैक करते हैं जुडिशरी पे? देखिए, महाभियोग और किसी सीजेआई पे यह आरोप लगाना कि वो धार्मिक आधार पर गृहयुद्ध छिड़वा रहा है, दोनों में फर्क है। महाभियोग जो है एक संविधान सम्मत प्रक्रिया है। महाभियोग को आप किसी पर ये कहना कि आप बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कि गृहयुद्ध छेड़ रहा है इस मुल्क का सीजेआई, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा, इससे साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कुछ रॉ नर्व दबी हुई है। जी, आपने कुछ पूछा। नहीं, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे स्टेटमेंट बहुत साफ साफ दिए जा रहे हैं कि जो संविधान अपने मौजूदा स्वरूप में है उससे नरेंद्र मोदी सरकार असहज रहती है। इसीलिए कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि संविधान को बदलना है। जब राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना दिया पिछले चुनावों में, तब बैकफुट पे आ गई थी पार्टी। लेकिन अपने जो अनुषांगिक संगठन हैं या ये जो छिटपुट फ्रीलांसर्स हैं, उनसे संविधान पर अटैक है। ये अटैक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, ये संविधान पर अटैक है। संविधान खोखला हो जाएगा।
मतलब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, या यहाँ पे एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा? ये सवाल बड़ा अहमकाना सवाल है, क्योंकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट को वहां अपॉइंट ही इसलिए किया है कि वो लगाम कस सके। अगर पार्लियामेंट बेलगाम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उस पर लगाम कस, तो मतलब लगाम कसने से असहज हो रहे हैं अमिताभ जी। हाँ, देखिए, मुझे फिर दोबारा इनके ऊपर में ये चर्चा नहीं करनी, मैं बार बार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि क्रिमिनल जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ के हिसाब से मोटिव और रीजन ढूंढना पड़ता है। यदि ऐसी कोई बातचीत आ रही है तो मैं उसके पीछे एक और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट जस्टिस राकेश कुमार, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के खिलाफ में एक सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो करप्शन के मामले में उन्होंने एक केस कंप्लेंट फाइल की है। मैं उसके बारे में जानकारी आपके दर्शकों को दूं कि 1 जुलाई 2023 को लोअर कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से और हाई कोर्ट से एक व्यक्ति, एक पर्सन के खिलाफ में एक बेल रिजेक्ट होता है। शाम को तुरंत में तो सुप्रीम कोर्ट में वही बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, तब तक टाइम ख़त्म होता है। एक जो 2 जजेस की बेंच सुन रही होती है उस बेल में, उनका डिस्प्यूट होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय डांस देख रहे थे कार्यक्रम में। उन्होंने वहीं से बेंच बदला और दोबारा उस व्यक्ति का बेल दिया गया, और वो व्यक्ति तीस्ता सितलवार, जो कि बहुत ही नटोरियस महिला हैं, मैं जानता हूँ इनको, मैं जानता हूँ उन्होंने लगातार दंगा भड़काने की कोशिश की है देश में। और तीस्ता सितलवार के बारे में जितना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया 2023 के जुलाई में, वो मुझे लगता है ऐतिहासिक है। वैसे जैसे रात में एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए कि 12 बजे रात में कोर्ट, तीस्ता सितलवार के आतंकवादी हैं, ये पहले क्लियर किया जाए। तीस्ता सितलवार के आतंकवादी हैं। एक मिनट मैंने इनको कोई इंटरप्ट नहीं किया था इनके प्रलाप पे, इनके प्रलाप नहीं, पर आप क्या कहने आपकी रिश्तेदार होंगी। मैं आप पे वो जजमेंट मोटिवेटेड था तीस्ता। तो आप उनको चुप कराइए पहले। मैंने किसी को इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगा। मैं दूसरों को बोलने नहीं दूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब हम कोई एक एप्लीकेशन मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास तय समय सीमा, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को 361 अनुच्छेद के उल्लंघन के साथ यदि सुप्रीम कोर्ट करती है कि तुम इतने महीने में दे दो, भले ही वो कोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑर्डर को, तो गवर्नमेंट को सजेस्ट करे कि भाई गवर्नमेंट ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो चिंता करे। नहीं, उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो कहा है ये 361 का उल्लंघन है, नंबर 1। नंबर 2, यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हम लोग लड़ते हैं और हम लोग अपनी पूरी बहस खत्म कर देते हैं, और गरीब हमारा जो मुवक्किल है, क्लाइंट है, वो मरने लगता है, यदि 3 साल तक वो जजमेंट रिजर्व कर दिया जाता है, उस जजमेंट रिजर्व के बारे में हम कोई अपील नहीं कर सकते कि हमको जल्दी फैसला दो। यदि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने ऊपर में नियंत्रण नहीं करता, अपने अनुशासन नहीं लगाता, तो वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर में निर्देश देने के लिए अधिकृत नहीं है। मैं बहुत सम्मान से सुप्रीम कोर्ट के प्रति कहता हूँ। इन सब कारणों से आज की जनता, आज जो कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन हो चुका है, संवाद की क्रांति हो चुकी है, हर व्यक्ति अवेयर है, जनता इस पर प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप खुल करके डिबेट। देखिए अमिताभ जी भी अब एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि कुछ जजमेंट्स लोग सवाल पूछने लगते हैं कि क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये जुडिशियल ओवररीच है, जो तीस्ता सितलवार के केस का या फिर अजमल कसब के केस का इन्होंने, ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप है अमिताभ जी। हाँ, ये आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप है। कौशिक साहब क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप है। और आप आर्टिकल 361 को मैं कह रहा हूं, यदि मैं आर्टिकल 361 को आप बगैर हटाए, आप यदि उसके ऊपर में 142 इन्वोक कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपने जानबूझ के 361 आर्टिकल 361 को आपने सरपास किया है। ये अनुचित है और ये इट मे फॉल अंडर जुडिशियल डिक्टेटरशिप। ठीक है, कौशिक साहब क्या कहेंगे? आप वो तो खुल के कह रहे हैं जुडिशियल डिक्टेटरशिप, और अब सवाल पूछना हमारा हक है, जनता सवाल पूछ रही है, आप हर चीज को डेफेमेशन नहीं कह सकते। देखिए, आज की जो डिबेट है, उस डिबेट से जो भाई अमिताभ सिन्हा साहब हैं, बिल्कुल डेविएट कर गए हैं। जहाँ तक अनुच्छेद 361 का सवाल है, वो यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है।
उसमें सिर्फ ये दिया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट, उनका जो एक्ट है उनको इम्यूनिटी दी गई है, उनको क्रिमिनल, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उनके एक्ट को, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, उस एक्ट के अगेंस्ट कार्रवाई होती है। क्योंकि जितने भारत सरकार के काम हैं या आपके स्टेट गवर्नमेंट के काम हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डू सच एंड सच, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डू सच एंड सच, गवर्नर इज प्लीज टू डू दैट एंड सच। तो गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है या गवर्नर के नाम पे होता है। तो 361 आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, जो 142 है, जैसे जैसे आपके सीपीसी में 151 है, जहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, वो 151 में मैं इनको सुधारूं, कॉग्निजेंस लेके प्लीज वो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेके कोर्ट जस्टिस के लिए कोर्ट उसमें आदेश पारित कर सकता है। अब आती है अनुच्छेद 142 की। नहीं सर, हम एक एक अनुच्छेद नहीं डिस्कस कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं ये कोर्ट को, जिसको कहते हैं ब्राउ बीट करने की कोशिश है। देखिए, ये एक ओपन जाहिर है कि इसमें, क्योंकि अमिताभ जी ने साफ साफ कहा है कि ना हम कोई किसी भी तरीके से धमका नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से उनकी अवमानना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हमें जजमेंट सही नहीं लग रहा है, इसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल उठाना इस देश में अलाउड नहीं है लोगों को? देखिए जहां तक सवाल उठाने का सवाल है, सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया जा रहा है। उसको उस रेफरेंस में देखना चाहिए कि आखिर इशू क्या है। हम इशू से डेविएट कर रहे हैं, हम इशू से डेविएट कर रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट उसके, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। वो अनकॉल्ड फॉर है, वो कंटेम्प्ट में आता है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है तो क्या उसको पूछा नहीं जा सकता? देखिए, ये इंडिविजुअल इशू है, उसको डिक्टेटरशिप बोलना चाहिए। उसको डिक्टेटरशिप में उतना ही गलत बोल रहे हैं जितना निशिकांत दुबे गलत बोल रहे हैं। हम सुप्रीम, देखिए जहां तक गरिमा का सवाल है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, गरिमाएं हैं। कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, विधायिका कानून बनाती है। जो कार्यपालिका के विधायिका के जो कृत्य हैं उसको जुडिशियल स्क्रूटनी बोलते हैं। यदि कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करती है और उस पर आप ये टिप्पणी करें साहब ये गृह युद्ध करा रहे हैं, तो ये अनकॉल्ड फॉर है अमिताभ जी, अनकॉल्ड फॉर है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपका डिक्टेटरशिप बोलना ये तो ज्यादा अनकॉल्ड फॉर है। वो इसलिए है, लेट मी कंप्लीट, कि हम वो लोग वकील हैं, हमको अपने गरिमा में रहना चाहिए, हमको अपने बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें कहने का अधिकार नहीं। कौशिक जी की बात का जवाब दूं? एक मिनट, बिल्कुल। मैं कौशिक जी को सम्मान पूर्वक कुछ चीज़ बताना चाहता हूं। कोर्ट में हम लोग सीधा रीड आउट करते हैं। मैं रीड आउट करता हूं जो आर्टिकल मैंने अभी कोट किया था, कि जो आर्टिकल 361 है उसको मैं बस छोटा सा है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या अभ्यास में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये 361 कहता है। कौशिक साहब पढ़ लीजिए। और यदि ये 361 में ये क्रिमिनल और सिविल, आपने पता नहीं कहां से नया शब्द निकाल के रख दिया। एक मिनट कौशिक साहब, आप यदि एएसजी रहे हैं, मैं सम्मान कर रहा हूं आपका, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कानून। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, यदि 361 के रहते आपने यदि 142 इन्वोक किया है राष्ट्रपति और राज्यपाल पे, तो मुझे एक विनम्रता से कहना है कि पहले वो उनके पास पावर है, वो 361 को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दे, खत्म कर ले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वो जाए 142 लागू करने के लिए। मेरा विषय इतना ही है। दोनों के रहते एक दूसरे का कंट्राडिक्शन बहुत सीवियर हो रहा है, और इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर इन कड़े शब्दों का प्रयोग जनता कर रही है। अच्छा। इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदगी है। हम लोग जनता के बीच में भी जाते हैं, हमारे क्लाइंट, हमारे लोग हमेशा ये पूछ रहे हैं क्या मतलब है कि तीस्ता शीतलवाद के मामले में नाटक डांस देख रहे हैं, जनता का आड़ लेकर के बेंच बदल देते हैं और उसको बेल दिलवा देते हैं, अंग्रेजी बेल दिलवा देते हैं उसको। क्या दिक्कत है यदि एक रात में वो महिला रह जाती तो? ये देखिए, वो क्योंकि इससे चंद्रचूड़ जी ने जो एक डांस फेस्टिवल में थे, उन्होंने वहां से राजेश जी रिप्लाई कर रहे हैं उसका, राजेश जी जवाब दे रहे हैं, राजेश जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये पूरी बहस को जो है ना वकीलों की बहस में उलझाना है, जो इसका पॉलिटिकल इंपोर्ट है वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए
कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जिस जज ने कहा था कि एफआईआर होना चाहिए, सरकार ने कहा भी वो टाइम नहीं आया, उस जज को रातों रात ट्रांसफर करा दिया गया। उमर खालिद 5 साल से जेल में है, सिद्दीक कप्पन को, पत्रकार को 2 साल तक जेल में रखा गया। ये सब स्वीकार्य था। 370 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये सब स्वीकार्य था। लेकिन मतलब है कि न्यायपालिका जो है, एक मिनट इंटरप्ट मत कीजिए, मतलब मिस्टर जोशी इसका मतलब है कि न्यायपालिका जो है 370 में जब किया था ना, तभी इनको स्वीकार्य था, अब इनको स्वीकार्य नहीं है। या मैं तो देखिए इनको क्या, मैं तो कांग्रेस की बात करता हूं, क्या मतलब कांग्रेस की बात करता हूं। आपके वक्तव्य से ये मसला निकला जाए को निचोड़ा है, न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से दबाव में है, अमिताभ जी न्याय नहीं दे रही है। अमिताभ जी अपने अपनी पूरी बात बोली, भाई साहब, अमिताभ जी अपने पूरी बात बोली, करता हूं, आपने बात बोली, अब ये जवाब दे रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कह दीजिए, खत्म हो गई बात। जो आपको एतराज था, मुझे भी एतराज है। मैं ये कह रहा हूं कि ये डॉग व्हिसिल होती है, डॉग व्हिसिल एक अंग्रेजी का शब्द है। कुत्ते को सिर्फ वही उसी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसका मालिक उसको सुनाना चाहता है। ये डॉग व्हिसिल पॉलिटिक्स है। आप जो मैसेज देना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कमिटेड जुडिशरी चाहिए अब। कमिटेड जुडिशरी, ये तो हर सरकार को, कांग्रेस को चाहिए, कम्युनिस्टों को चाहिए, बीजेपी को चाहिए। इनको जुडिशरी इंडिपेंडेंस से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस से, यूनिवर्सिटी की इंडिपेंडेंस से, ह्यूमन राइट्स से सबसे दिक्कत है। हर पार्टी को दिक्कत है, ये अकेले नहीं है। और सबने प्रूव किया है कि ये संविधान इन सबके राह का रोड़ा है। इसी संविधान को डैमेज करने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इसी संविधान को डैमेज करने के लिए पूरा संघ परिवार लगा हुआ और है। आज बताइए वाजपेयी जी, कमिटेड जुडिशरी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, राम जन्मभूमि का बहुत अच्छा लगा जजमेंट, तो वो सब गप गप। और अब जब वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं पसंद, वो कह रहे हैं कि भाई वक्फ में ये क्या क्या डाल दिया, तो वो सब थू थू, ऐसे कैसे? नहीं, एक बात बताइए, क्या संविधान में कमिटेड जुडिशरी की परिकल्पना है क्या? संविधान में किसी तरह की कोई परिकल्पना नहीं है। वहाँ पे संविधान में बाउंड्रीज बांट दी है, सब अपना काम करें। ओवर रीच करने का जब सवाल आता है तो ये डिबेट छिड़ेगी। पर सर यही तो डिबेट है कि ओवर रीच क्या है, किसकी कितनी रीच होनी चाहिए। मैं वो बढ़ा देता हूँ ना अभी, एक सेकंड में। मैं भी तो चाहते हैं ना कि सारा रीच हो जाए। मैं एक सेकंड में क्लियर करता हूँ, आपको सेटिस्फाई करता हूँ। गवर्नर की रिस्पांसिबिलिटी मैं क्या कह रहा हूँ, ये आर्टिकल है, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा आप सुनो या आजाद। मैं एक सेकंड जवाब देता हूँ, एक सेकंड। जी, आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देखिए एक सेकंड, ये इंटरफेरेंस तो आप होने दे रही हैं पद्मजा जी। आर्टिकल 201 में बड़ा साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट को 3 पावर है। प्रेसिडेंट को 3 पावर क्या है कि अगर कोई बिल आएगा तो एक तो असेंट ग्रांट कर दो, या विदहोल्ड असेंट्स, या तीसरी है रिकंसिडरेशन के लिए भेजो। जब विदहोल्ड असेंट की पावर है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 201, तो इसमें आप टाइम फ्रेम कैसे लिख दोगे? सवाल यहां है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्या सुप्रीम कोर्ट 142 का एक्सरसाइज पावर करके एडिशन या डिलीशन कर सकता है किसी प्रोविजन में? फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं लगा सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट तो कर सकते हैं। यस दे कैन, बट हियर इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहाँ क्या किया कि जब विदहोल्ड की पावर प्रेसिडेंट को है, देन हाउ यू कैन डायरेक्ट देम कि 3 महीने में आप डिसाइड करिए, या और इससे आगे निकल गए। एक सेकंड, आप तो लीगल माइंड है। एक सेकंड तो रुको तो सही। जी। वो उससे भी आगे निकल गए। क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने? पेन निकाला और साइन कर दिया। 10 बिल को एसेंट ग्रांट कर दी बाय डीमिंग क्लॉज अप्लाई करके। कैन इट बी डन? ये है डिबेट का विषय। हमारी समस्या, इस सरकार की समस्या ये है कि अपनी पर्दी में रखो। अच्छा, एक एग्जाम्पल, कल को स्पीकर साहब का केस है, आपको याद होगा, वो थे ना सोमनाथ चटर्जी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन किया, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इसको, और वो बिल्कुल नहीं गए। कल को जो आज का सुप्रीम स्पीकर है वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट के 1 नंबर की केसें यहाँ ले आओ, मैं डिसाइड करूंगा। इज इट करेक्ट? अरे साहब, इट कैन नॉट बी। एक मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट दीजिए, जवाब देना। आप जवाब, एक मिनट पूरी। आप कह रहे हैं सोमनाथ चटर्जी की बात, वीवी गिरी ने खुद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, अरे वो भी एग्जांपल प्रेजेंट हुए थे वहां पे। बात सुनिए, दोनों तरह के एग्जांपल है ना, राष्ट्रपति दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं। एक ने खुद ऑफर किया और एक ने मना किया मानने के। पावर की जब बहस होगी तो वो बहस अलाउड है, संविधान के तहत अलाउड है। राष्ट्रपति कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है भाई साहब। ये वो बहस ही नहीं है जो आप कह रहे हो कि कोई धमका रहा है या कोई छीनने जा रहा है या कोई दबाव, ये बहस ही नहीं है। आज तो बहस यही की जा रही है वाजपेयी जी, वो गलत है। आज हर पटल पर बहस यही की जा रही है, जिसको कहते हैं ना लास्ट मैन स्टैंडिंग। कोई बादशाह नहीं होता है भाई साहब। हम कब कह रहे हैं कि बादशाह है? सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर दी है, मैंने आर्टिकल 201 पढ़ के सुनाया। पद्मजा जी, नहीं, एक सेकंड, आप जोशी जी की बात का समर्थन कर रही हैं,
मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई सर्वोपरि नहीं, कोई सबसे ऊपर नहीं है। हाँ। जो मिस्टर जोशी अभी बोल रहे हैं वो गलत है। ना सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ना विधायिका, न कार्यपालिका, कोई सबसे ऊपर नहीं। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन एंड ऑफ द डे संजीव जी, संविधान की तो बात हो रही है। एंड ऑफ द डे संजीव जी, एक सेकंड राजेश जी ने यहाँ बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए हर कोई जो है ये रस्साकशी करता रहता है, बिकॉज पावर सबको चाहिए। जब आप सरकार में थे तो इमरजेंसी की उन्होंने बात कही। अभी उस वक्त इंदिरा जी का एक जो बयान था उसको भी आज बहुत सर्कुलेट किया जा रहा है, तो वो भी उस वक्त यही कह रही थी कि क्यों होती है विधायकी, अगर जजेस ही सारे फैसले लेंगे। वही आज निशिकांत दुबे कह रहे हैं 2025 में सरकारें बदल गई, पार्टी बदल गए, इच्छा वही है कि कंट्रोल कर ले जुडिशरी को। संजीव जी, मुझे लगता है पद्मजा जी इस सवाल के आपके जवाब 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब एक नारे के साथ एक शेरनी 100 लंगूर जीत गई चिकमगलूर, तो वो सवाल वही समाप्त हो गए थे। और उसी 78 के शीतकालीन सत्र में कहा था कि इमरजेंसी के लिए उन्होंने अफसोस जताया था, उस पर माफी मांगी थी। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने एक वकीलों का पैनल रख रखा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अपने को प्रवक्ता न कर करके वो वकील बता रहे सुप्रीम कोर्ट को, तो थोड़ा ध्यान दिला दूं कि जनवरी 2018 में इसी देश में हमने 75 सालों में जो कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस जोशी, जस्टिस गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर, वो प्रेस वार्ता करते हैं। ऐसा भी पहले कभी हुआ था क्या किसी सरकार में? क्यों कहते हैं कि अगर आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से जुडिशरी में जिस तरह से मनमानीपन चल रहे थे, मैंने इसीलिए बार बार अपनी बात पे अड़िग हूं कि आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है, मीडिया पे कब्जा कर रखा है, और वो चाहती है कि इस देश की न्यायपालिका पे कब्जा हो जाए, इसलिए उसको दिक्कत है, इसलिए उसको अनुच्छेद 30 से दिक्कत है। तो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं क्यों दिक्कत है, क्योंकि आपने देखा कि इसी सरकार में लगातार इस चीज को बार बार चले कि जो बेसिक हमारे जो संविधान के स्ट्रक्चर है, आप बार बार। पर संजीव जी, किसी से सवाल पूछना, अगर कोई चीज खटके, जैसे कि वाजपेयी जी ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से बताया कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, सवाल पूछना क्या उसको सबवर्ट करना है? नहीं, सवाल अपनी जगह है। आप आज तो एक जज का आपने सुना ना, जो हमारे ख्याल से नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होने वाले हैं, क्या कहा? इस तरह के जजेस अपने ऊपर किस तरह से आहत हैं। एक सांसद जिसका रिकॉर्ड खुद ही फर्जी आंकड़ों, फर्जी डिग्री करा है, एक जिसके ऊपर तमाम। पर आपने भी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठाए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूजा करने क्यों गए? उनकी बड़ी कंटेस्टेड लेगेसी है। उन्होंने राम जन्मभूमि का जिस दिन आखिरी फैसला आने वाला था, उन्होंने पूजा करके क्यों गए? ऐसी चीजों को लेकर के उनसे भी तो सवाल पूछे गए हैं। तो क्या वो उनको डराने की कोशिश थी? हमने कभी पाले में लाने की कोशिश थी? हमने कभी सीजीआई पे ये हमला नहीं किया। हमारी सरकार रही हो तो भी जिस तरह से निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं से आपको चिढ़ है। अमिताभ, आपके देश में 20 राज्यों में सत्ता है पद्मजा जी, और उसके बावजूद उस सरकार का एक जिम्मेदार सांसद 4 बार का पार्लियामेंटेरियन ये कहता है कि देश में गृहयुद्ध कराने के लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार है, सीजीआई, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आखिरी मिनट वकील बन के आया हूं। बताइए अमिताभ जी, ये सबसे और बड़ी हार किसी एक फैसले, किसी एक जज से तकलीफ नहीं है, तकलीफ है संवैधानिक संस्थाओं से। तो वही तो मैंने कहा। अमिताभ जी, ये आपके ऊपर इल्जाम है। अमिताभ, 70 साल के इतिहास, चुप तो रहिए, हमने एक करके प्लीज संजीव जी उनको जवाब देने दीजिए। अमिताभ सिन्हा, हाँ, देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोला, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते ही हूं और रहूंगा। ये अब मैं आप बात पे आता हूं उस पर कि देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे कोई किसी की आपत्ति नहीं है, नहीं होगा, जिसको भी प्रजातंत्र में विश्वास है और जो प्रजातंत्र को मानता है। लेकिन विषय यह है कि जब भी कोई शक्ति संतुलन में गड़बड़ी होती है तो प्रश्न कौन उठाती है? आजकल जनता। आपने जो क्लिप इंदिरा जी का दिखाया, इंदिरा गांधी का वो क्लिप जब है, जो वो हार गई थी और हारने के बाद शाह कमीशन के खिलाफ उन्होंने बोला था, वहाँ पर वो एक हारी हुई पार्टी के नाते उन्होंने कहा था। जबकि जो आज के इन लोगों के चर्चा में जो आरोप लग रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो बेचैन है। कांग्रेस के जो इतिहास में सीधा लिखा है कि वो क्रश कर दो जुडिशरी को, सीधा क्रश करो। यदि वो क्रश करने की ताकत एग्जीक्यूटिव के पास है, जो इंदिरा जी ने दिखाई थी,
राजीव गांधी ने शाहबानो केस में दिखाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन जज के पूरे एक मुस्लिम महिला के एक गरीब मुस्लिम महिला के पक्ष में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया था शाहबानो केस में, उसमें राजीव गांधी ने अपनी धौंस दिखाते हुए उसको दरकिनार कर दिया था। और तो ऐसे मामलों में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि न्यायपालिका के बारे में हम उसके सेवियर्स हैं, हम उनके फ्लैग बेयरर्स हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है। ठीक है, देखिए सेवियर तो इस पूरे देश में सिर्फ एक ही है, वो है हमारे देश का संविधान, चाहे उसको कितनी भी क्रश करने की कोशिश करी जाए। समय की कमी है। अड़ी मैम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।